Good morning, sir. Good morning, Hello, class. sir. Good morning, sir. Morning, morning, morning. हम्म Good morning, sir. आज हम लोग कुछ मॉर्निंग मॉर्निंग need for basket of currency for nominal and real effective exchange rates. आज हम लोग को शायद यही टॉपिक पढ़ना है। देखिए, हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि बास्केट ऑफ करेंसी रियल और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के लिए क्यों जरूरत है। पहले बास्केट ऑफ करेंसी का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज बास्केट ऑफ करेंसी? एनीबॉडी? बास्केट ऑफ करेंसी क्या है? व्हाट इज बास्केट ऑफ करेंसी? कोई नहीं बताएगा। देखो, बास्केट ऑफ करेंसी का मतलब ये हुआ कि जब आप मल्टीपल करेंसीज को मिलाते हैं तो यू गेट बास्केट ऑफ करेंसीज। मैं इसलिए कह रहा हूं बास्केट ऑफ करेंसी क्योंकि आप जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेड केवल दो देशों के बीच में नहीं होता, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड नहीं होता। ट्रेड जो है वो मल्टीपल कंट्रीज के बीच में होता है। बाइलैटरल ट्रेड्स हो सकते हैं, मल्टीलैटरल ट्रेड्स हो सकते हैं। At the same time, a country or an economy may be trading with n number of economies. ठीक है, तो अगर if a country or an economy is trading with n number of economies, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वहां पर करेंसीज भी n नंबर की होंगी। जितना नेशन होगा उतनी करेंसी भी होगी। तो अब आपको एक्सचेंज रेट को फिक्स करना है। तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब हुआ कि एक ऐसा एक्सचेंज रेट जो मल्टीपल टाइम्स या जो डेली बेसिस पे आपको मतलब कोट किया जाए, जिसमें चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर पाए, उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स। और ये जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स है वो बेसिकली ऐसे एक्सचेंज रेट्स होते हैं जो प्राइस से रिलेटेड या इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को नहीं करते हैं। दे डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइसेस। और हर इकोनॉमी में जो प्राइसेस है वो डिफरेंट होती है। हर इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का रेट्स होता है वो डिफरेंट होता है, सब में एक जैसा नहीं होता। तो अगर आप एक्सचेंज रेट पैरिटी को फिक्स करना चाहते हैं तो एक्सचेंज रेट पैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप क्या करें, आप जो है
अलग अलग देशों में जो एक्सचेंज रेट्स है उसमें उसके अगेंस्ट में इन्फ्लेशन को या प्राइस मूवमेंट्स को एडजस्ट करें ओवर द ईयर। और इसको करने के लिए इंडेक्सेशन करना पड़ता है, जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया, हम लोगों ने पढ़ा भी। इसके लिए आपको दो टाइम फ्रेम कंसिडर करना पड़ेगा, एक बेस ईयर और एक अभी का क्या है। मल्टीपल करेंसी क्यों चाहिए? मल्टीपल करेंसी इसलिए चाहिए क्योंकि ये कोई चाहता नहीं है, लेकिन ये कंपल्शन हो गया, क्योंकि इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। इसके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। मल्टीपल करेंसी तो चाहिए ही चाहिए। ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में आएगा। इसलिए वी कांट डू एनीथिंग rather than to accept it and determine the real and nominal exchange rates। आइए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये है क्या। हेलो, Yes, sir. Sir. बहुत दिक्कत है। अब हम क्लास अब बंद कर देते हैं। 10 मिनट हो गया, अभी भी पीपल आर कमिंग इन। द मीटिंग। हर्षित, हर्षित, हर्षित इज देयर इन द क्लास? सर नहीं है हर्षित। तो ठीक है। हम लोग आइए पढ़ते हैं। नॉर्मली people adjudge the economic performance of a nation by several economic and monetary factors. The exchange rate of domestic currency is one of the factors that provide some impression about the state of the economy with respect to external sectors। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग कहते हैं ना कि एक्सचेंज रेट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक्सचेंज रेट का इंपॉर्टेंस यही है कि आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है इन रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल वो इकोनॉमीज, उसको आप जज कर सकते हैं एक्सचेंज रेट्स के सहारे। Policymakers are also concerned about how the changes in the exchange rate impact domestic economy. The understanding of changes in the exchange rate provides useful clues about the cause of adverse balance of payment and helps decide the corrective measures। मतलब क्या हुआ? वो जो एक्सचेंज रेट्स है, वो एक्सचेंज रेट एक बहुत इन डेप्थ आपको एनालिसिस करने में देता है और ये समझाने में आपको हेल्पफुल होता है कि भाई आपके वहां अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स क्यों है और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई करेक्टिव मेजर्स भी उठा सकते हैं। ठीक है, यस और नो? अब मान लीजिए एक छोटा सा आप एग्जांपल समझिए कि आपकी इकोनॉमी की करेंसी में डिप्रिसिएशन हो गया। आपकी करेंसी के इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन हो गया। तो जब करेंसी की इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन हो गया तो इंपोर्टर जो है, इंपोर्टर इज ऑलवेज लूजिंग, एक्सपोर्टर इज ऑलवेज बेनिफिटिंग। तो अब आपको ये देखना है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे वो सरप्लस बैलेंस है या एडवर्स बैलेंस है, वो किस कारण से हो रहा है। इंपोर्ट की वजह से हो रहा है, एक्सपोर्ट की वजह से हो रहा है। तो अब आप उस पर करेक्टिव मेजर्स उठाने के लिए फोर्स होंगे। Like an economy has to be viewed along several parameters and not one to make an objective assessment of its performance and causes the appreciation or depreciation of the domestic currency with respect to several currencies rather than single foreign currency would
be a truer measure of the strength of any economy or its external trade? The reason is simple. क्या simple है भाई? A nation trades with many nations measured A with respect to several currencies rather than one currency, and B in the proportion of the trade with those countries. For example, if Britain trades only with European countries that use euro as their currency, the exchange rate dollar seems irrelevant. क्लियर एकदम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। US dollar seems irrelevant. If Britain trades with Eurozone, Japan and the US, then the changes in the exchange rates of British pound with respect to euro, yen and US dollar are important to the extent of the magnitude of trade with each nation या region. मतलब क्या हुआ कि अगर आप मल्टीपल नेशन से ट्रेड कर रहे हैं, मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं जो कि यहाँ पे लिखा गया एग्जांपल। सपोज कीजिए कि मतलब इंडिया, ठीक है, इंडिया वो ट्रेड करता है 3 नेशंस के साथ, एक चाइना के साथ, दूसरा यूएस के साथ और तीसरा जापान के साथ, ठीक है। तो इंडियन रूपी में जो करेंसी, इंडियन रूपी जो यहाँ की करेंसी है, इसकी रूपी में जो स्ट्रेंथ या वीकनेस आया, स्ट्रेंथ का मतलब एप्रिसिएशन, वीकनेस का मतलब डेप्रिसिएशन, तो ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है इंडियन रूपी में, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है। जब आप इसको परफॉर्मेंस को जज करेंगे तो केवल आप यूएस के साथ इसका क्या ट्रेड है इसको जज करके आप नहीं कर सकते, इसको आपको देखना पड़ेगा ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कि चाइना, जापान और यूएस। अब सपोज कीजिए कि यूएस के साथ इंडिया का 50% ट्रेड होता है, चाइना के साथ इंडिया 30% ट्रेड करता है, जापान के साथ इंडिया 20% ट्रेड करता है। तो जो इंडिया का ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनली, उसका अगर हम लोग वेट्स निकालें तो वेट्स क्या होगा, यूएस, चाइना और जापान के फेवर में अगर आप देखिएगा तो 5:3:2 का वेट निकल के आएगा। यस और नो? यस सर। तो आप जब इंडियन रूपी को एडजस्ट करेंगे, इंडियन रूपी का एडजस्टमेंट जो होगा या इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट को जब आप असेस करेंगे, इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जब आप असेस करेंगे, तो उसके असेसमेंट के लिए आपको डिफरेंट इकोनॉमी के साथ ट्रेड सेक्टर्स को भी या ट्रेड वॉल्यूम को भी देखना पड़ेगा और उसको वेट असाइन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, effective exchange rate is one such measure that helps find how the domestic currency fares with respect to all the nations with whom it trades. Effective exchange rate is the weighted average. देखिए जो मैंने बताया वही लिख दिया, effective exchange rate is the weighted average of the change in the exchange rates from a base year set at 100. It is computed by इक्वेशन 5.3 एज फॉलोज। खैर इससे हम लोग को मतलब नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। S01 by S1I। आगे क्या कह रहा है, where W1 is the proportion of trade in currency I, ठीक है, and S0T and S1 are the exchange rates in the base year। खैर इस सब हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग बढ़ते हैं आगे नीचे। अब आइए जो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। आप लोगों को शायद दिख रहा होगा करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, आप अपनी स्टडी मैट निकाल लीजिए, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। यस यस सर।
अब ये करेंसी रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन इन द इनकम स्टेटमेंट आर ट्रांसलेटेड इन वेरियस वेज। द मेजर वंस आर एन्यूमरेटेड एज अंडर। क्या लिख रहा है इसमें? सबसे पहला जो लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन इन द इनकम स्टेटमेंट आर ट्रांसलेटेड इन वेरियस वेज। मतलब जो इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो हमारा बनता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है, उसमें जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है उसका इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन यहाँ पे मतलब हो गया उसका इंटरप्रिटेशन, उसको दूसरे में कन्वर्ट करना। आर इंटरप्रेटेड इन सेवरल वेज या ट्रांसलेटेड इन सेवरल वेज, जिसको हम लोग निम्न तरीके से पढ़ सकते हैं। 1 2 बेसिक दिया है, थर्ड मेथड। चलिए आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। द फर्स्ट मेथड रिलेट्स टू टेकिंग द मीन वैल्यू of each currency over the accounting year. The exception being the variation of stocks, which are translated by taking into account the rates prevailing in the beginning and at the end of the accounting exercise. देखिए इसमें पहले हम लोग टॉपिक ही समझते हैं, ये करेंसी रिस्क होता क्या है। व्हाट इज करेंसी रिस्क? कोई भी बिजनेस जब वो ट्रेड करता है, कोई भी बिजनेस जब ट्रेड करता है, मतलब यहाँ पे हमेशा ट्रेड का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से, तो जहां कहीं भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वहां पे करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है। अब जैसे ही करेंसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट्स है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा, होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किसी एक डे को हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन किसी एक मंथ में है, कि ट्रांजैक्शन किसी एक क्वार्टर में हो रहा है, ऐसा नहीं है। ट्रांजैक्शन रेगुलर है, ट्रांजैक्शन मल्टीपल कंट्रीज के साथ है। प्रॉब्लम क्या पे यहाँ पे आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि आपने जब ट्रांजैक्शन किया, आप वो जो करेंसी है, जिस करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस करेंसी का एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं है, उस करेंसी का एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं है अनलेस इट हैज बीन फिक्स्ड। तो देखिए फिक्स्ड रेजीम का आजकल कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, कहीं पे फिक्स्ड होना मतलब होता नहीं है। बेसिकली वो मैनेज्ड फ्लोटिंग होता है मैक्सिमम, अगर हुआ तो, जिसको मैंने क्लास में भी बताया था कि वो डर्टी फ्लोटिंग के नाम से जाना जाता है, जहां पे कंट्रीज उस मैनेज फ्लोटिंग का इस्तेमाल करके अपने ट्रेडर्स को, अपनी इकोनॉमी को, फॉरेन एक्सचेंज को मतलब लाने में मदद करती है। खैर वहां तक नहीं जाए हम लोग, सिर्फ जो अभी हमारा टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करें। तो करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि आप किस तरीके से करेंसी से जुड़ा हो। करेंसी रिस्क का मतलब क्या हो गया? रिस्क एसोसिएटेड विद द करेंसी। नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्क इज एसोसिएटेड विद द करेंसी? बेसिकली only one risk is associated: the exchange rate fluctuations, ups and downs. Sometimes the currency appreciates, on the other day the currency depreciates. The transaction volume may be different. Now once the transaction volume is different, it will have its impact on the amount of profit and loss. आप देखिए जब आप बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं, जब आप इनकम स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, या जो आपका पोजीशन स्टेटमेंट होता है, या बैलेंस शीट होता है, वो भी क्या होता, वो भी अफेक्टेड होता है, वो भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस लिखते हैं या जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को एक्सचेंज रेट्स के साथ क्या करें, मैच करें। एक्सचेंज रेट्स के साथ उसको देखें किस तरीके से फ्लक्चुएशंस को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा जितनी भी इंडिया की आईटी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन आईटी कंपनीज में फॉरेन एक्सचेंज को या जो एक्सपोजर होता है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो प्रॉफिट या लॉस होता है, उसको अलग से वो अपने इनकम स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करता है। और जब भी वो क्वार्टरली रिजल्ट्स या एनुअल रिजल्ट्स को वो डिस्क्लोज करता है,
तो उसके ऊपर एक अलग से हेड बना के वो उसके ऊपर उस तरीके का डिस्क्लोजर देता है। आ रही बात समझ में? तो करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोगों को यही काम करना है कि हम लोग अपने रिस्क को किस तरीके से देखें, किस तरीके से मैनेज करें। पर सुनिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, हर एक वर्ड बहुत मीनिंगफुल है। द फर्स्ट मेथड रिलेट्स टू टेकिंग द मीन वैल्यू ऑफ ईच करेंसी। मीन वैल्यू ऑफ ईच करेंसी, ये स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन निकालना बताया गया होगा। हर एक करेंसी का मीन वैल्यू। अब हर एक करेंसी, ईच करेंसी का मतलब क्या? मान लीजिए मैं इंडिया हूं और मैं 4 नेशंस के साथ एक साल में ट्रेड करता हूं, तो एक साल में 4 करेंसी का मीन वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। हर करेंसी की मीन वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी उस साल में। ओवर द अकाउंटिंग ईयर लिख दिया, ओवर द अकाउंटिंग ईयर। द एक्सेप्शन बीइंग, एक्सेप्शन किसको, कौन से ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना है, किस ट्रांजैक्शन को हम लोगों को मीन वैल्यू से मतलब कंसिडर नहीं होगा, ये भी है। बीइंग द वेरिएशंस ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक्स में जो वेरिएशन होता है, जब आप एक बिजनेस है तो बिजनेस का जो स्टॉक्स होता है वो ऊपर नीचे होता है। द स्टॉक्स ऑफ द बिजनेस गो अप्स एंड डाउन। तो विच आर translated by taking into account the rates prevailing in the beginning and at the end of the accounting exercise। मतलब एवरेज निकाल लेना। स्टॉक का जो बिगिनिंग रेट होगा, जिस रेट पे स्टॉक को आपने वैल्यू किया, स्टॉक का जो क्लोजिंग होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, वो हमारा एवरेज स्टॉक का वैल्यूएशन निकल गया। बाकी सारे ट्रांजैक्शंस के लिए क्या करना है, हर करेंसी का आपको, जितनी भी करेंसी के साथ आपने ट्रेड किया, हर करेंसी का उस अकाउंटिंग पीरियड में आपको मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। Am I clear class? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे उसी में कंटिन्यू हो रहा है, इसको सुनिएगा। The income statement contains transaction which take place throughout the period। क्लियर है ये लाइन? इनकम स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें वो सारे ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं जो पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, जो पूरा का पूरा अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किया जाए। से वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मेंटेनेंस एटसेट्रा, ठीक है, एंड सो ऑन। देयरफॉर इट वाज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट टू मेक एडजस्टमेंट्स on the basis of mean value of foreign currency over the accounting year। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। An exception is made with regard to values of opening and closing stock since they reflect position at a specific point of time। Accordingly, they are adjusted as per this method by taking the rates prevailing in the beginning and at the end of the accounting year। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे जो लिखा गया और जो आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा वो ये कि जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इनकम स्टेटमेंट IS, और आप एक बनाते हैं पोजीशन स्टेटमेंट जिसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट, इनकम स्टेटमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अब ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे साल में जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ, तो इनकम स्टेटमेंट में जो भी ट्रांजैक्शंस है, सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी करेंसी में, जिस भी कंट्री के साथ हुआ है, जो भी करेंसी में हुआ है, उसको हम लोग पहले करेंसी का मीन वैल्यू निकालेंगे। करेंसी का क्या निकालेंगे? मीन वैल्यू। उस अकाउंटिंग ईयर में उसका पहले आपको मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इसमें कहता है स्टॉक है। तो स्टॉक को हम लोग कैसे वैल्यू करेंगे? स्टॉक के लिए जो ओपनिंग स्टॉक होगा प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये मेरा एवरेज स्टॉक जो आएगा ना, यही हमारा उसके वैल्यूएशन को रिप्रेजेंट करेगा। एम आई क्लियर क्लास?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. Point number 2. The second method employs the rates corresponding to the date of operation. Second method क्या कहता है? बड़ा सिंपल है. The rates corresponding to the date of transaction. मतलब सपोज कीजिए, मैं इसको भी एक एग्जांपल से बताऊं. सपोज कीजिए कि क्या था कि 1 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन हुआ. 1 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन हुआ, तो 1 जनवरी को जितने वैल्यू का ट्रांजैक्शन हुआ और 1 जनवरी को जिस करेंसी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ उस करेंसी का जो रेट होगा, उस रेट के हिसाब से हम लोग वैल्यूएशन निकाल लेंगे. अब जैसे सपोज करो कि 1 जनवरी को 1 यूएस डॉलर जो था was equal to 75 इंडियन रूपी. तो अगर हम लोग इसको मतलब कंपनी इंडियन है तो डॉलर में अगर कन्वर्ट करना है तो $1 हो गया. मान लीजिए अगर वेजेस इसने 75,000 रुपए दिया है, तो अब आप ये $750 के बराबर हो जाएगा. इसका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा? इसका वैल्यूएशन 750, यानी कि डे टू डे बेसिस पे जो रेट होगा उसी हिसाब से. अब मान लीजिए 5 जनवरी को जो एक्सचेंज रेट है वो 76 रुपीज है. तो अब 70 जो अमाउंट है उसको 76 रुपीज के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे. तो इसी तरीके से हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा. सेकंड मेथड यही कहता है. सेकंड मेथड में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ करना क्या, मैं दोबारा से लाइन पढ़ रहा हूं. द सेकंड मेथड एम्प्लॉयज द रेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. हाउएवर दिस मेथड मे हैव इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्टीज. सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि चलो भाई जिस डेट का ट्रांजैक्शन है उस डेट पे जो रेट होगा उसके हिसाब से उसको काम कर देंगे. लेकिन भाई एक दिन में आप कितना ट्रांजैक्शंस करते हैं? हजारों ट्रांजैक्शंस करते होंगे, अलग अलग देशों के साथ करते होंगे, अलग अलग कंपनीज के साथ करते होंगे. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू हैव मतलब टू कन्वर्ट द डे टू डे ट्रांजैक्शंस ऑन द डे टू डे रेट बेसिस? इसीलिए लिखा कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है. मैं फिर से पढ़ देता हूं. However, this method may have implementation difficulties in view of numerous transactions involved in profit loss account. In view of logistic problems in the second method, the first method is more appropriate. Second method को अप्लाई करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम है. फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड से ज्यादा बढ़िया है. तो फर्स्ट मेथड में हम लोग करते क्या थे? फर्स्ट मेथड में हमारी कोशिश ये थी कि जिस भी देश के साथ हमने ट्रेड किया उस देश की करेंसी का उस अकाउंटिंग ईयर में मीन निकाल लेना है और फिर वैल्यूज को कन्वर्ट कर देना है. और एक्सेप्शन क्या है? स्टॉक के साथ एक्सेप्शन है, क्योंकि स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका वैल्यूएशन निकाला गया था. इसलिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ करके जो एवरेज स्टॉक आएगा उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करेंगे. द गेन्स और लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांसलेशन इन द अकाउंट कॉल्ड ट्रांसलेशन डिफरेंस. अब आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ट्रांसलेशन डिफरेंस? तो ट्रांसलेशन डिफरेंस जो है एक अकाउंट है. ट्रांसलेशन डिफरेंस क्या है? एक अकाउंट है. कैसा अकाउंट है? जिसमें जिसमें ट्रांसलेशन से होने वाला प्रॉफिट या लॉस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ? फिर से सुन लीजिए. करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को दूसरी करेंसीज में कन्वर्ट करके लिखते हैं, उस कन्वर्जन की वजह से पूरे साल का लिखना है. ये जो ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट होगा वो एक एक दिन के आधार पे नहीं बनता, वो या तो मंथली बनता है नहीं तो हाफ ईयरली बनता है, फिर जाके उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. लेकिन ये जो ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट है, जब आप मीन निकालेंगे, फर्स्ट मेथड को फॉलो करेंगे तो मीन एनुअल निकलता है, मीन मंथली भी नहीं निकलता. इसलिए ट्रांसलेशन डिफरेंस एनुअल अकाउंट है, ये साल के अंत में बनता है. और जो पूरा जो ट्रांसलेशन करने से फायदा या नुकसान होगा उसको हम लोग ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में लिखते हैं. आगे, द क्लोजिंग रेट
The closing rate method is widely used in the Netherlands, the US, and Japan. By this method, there is a reduction of capital as any difference arising out account. In India, generally this method is used. ये बहुत important line है जो last में हम लोगों ने लिखा, वो जो सुना क्या है, the closing rate method. The closing rate method is widely used. कहां कहां पर? यूके में, नीदरलैंड्स में और यूएस में. क्लोजिंग रेट मेथड. क्लोजिंग रेट मेथड का मतलब क्या हो गया? जिस रेट पे क्लोज हो रहा है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. By this method there is a reduction or increase in equity. इस मेथड से क्या होता कि इक्विटी अफेक्टेड होती है. इक्विटी अफेक्टेड होती है, जबकि पहले दो मेथड से इक्विटी अफेक्टेड नहीं होती थी. वो ट्रांसलेशन डिफरेंस में जो वो अमाउंट जाता था कि ट्रांसलेशन करने से क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है. As any difference arising out of exchange variations is shown in shareholders account. In India, generally this method is used. आगे second method, monetary non monetary methods. यानी कि जो second तरीका है वो monetary non monetary है. The monetary items, cash, receivable, debts. एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा. पहले तुम पढ़ के देखो तो एक बार इसको. हेलो, थर्ड मेथड भी पढ़ लीजिएगा. हेलो Yes, sir. Yes, sir. हेलो, मेरी आवाज. Yes, yes, yes. Yes, sir. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो.
क्या हुआ तोशी, यू आर स्माइलिंग? Nothing, sir. समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. आ रहा है? Yes, sir. सेकेंड मेथड क्या कह रहा है? द